घर की चौखट पर बैठी सीमा एकटक बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार हो। लेकिन वह जानती थी कि अब कोई लौटकर नहीं आएगा। सागर, उसका पति, एक सड़क दुर्घटना में सब कुछ पीछे छोड़ गया था। सीमा का जीवन यहीं ठहर गया था। घर में उसकी सास नैना जी सीमा को बहू नहीं, एक बोझ समझने लगी थी। विधवा औरत घर में हो तो साया भी डरता है। उन्होंने एक बार ये बात पड़ोसन से कही थी और वह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अरुण, सीमा का देवर, अभी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। वह सीमा का सम्मान करता था, उसे भाभी नहीं माँ जैसा दर्जा देता था। लेकिन गांव वालों की जुबान तो जैसे बस जहर ही उगलना जानती हो। बहू जवान है, देवर जवान है, दिन भर घर में अकेले रहते हैं, कुछ तो चल रहा होगा दोनों के बीच। अब तो इनके लिए भी रिश्ता मुश्किल हो जाएगा। ये बातें धीरे धीरे नैना जी के मन में घर करने लगी। आखिरकार एक दिन उन्होंने सीमा से सीधा कह दिया, बहू अब बहुत हुआ, तू अपने मायके चली जा, ये घर तेरा नहीं रहा। जब पति नहीं तो घर कैसा। सास की बात सुन सीमा की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक वह कुछ बोल भी नहीं पाई, फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, माँ जी, मेरे मायके में कोई नहीं बचा और ये घर मैंने भी संजोया है। सागर के साथ सपने देखे हैं इस आंगन में, बस बस, बहुत सपने जब देखे थे तब देखे थे। अब एक विधवा औरत को सपने नहीं देखने चाहिए। नैना जी का चेहरा नफरत और गुस्से से लाल हो गया। इधर गांव वालों की भी नज़रें अब सीमा पर दया से ज़्यादा शक से भरी होती थी। वह खेत में जाए तो औरतें कानाफूसी करती, बाजार जाए तो मर्द घूरते, और जब रसोई में चूल्हा जलता तो नैना जी कहती, बहू अब किसके लिए 56 भोग बना रही हो, अब तो तुम्हारा पति नहीं रहा। सास की बातें सुन सीमा की आंखों में आंसू उतर आते। वह सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन समाज ने उसे 50 की बना दिया था। अरुण, जो कहीं ना कहीं नैना जी की हरकतों को देख रहा था, एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, भाभी पर शक करना बंद करो, वह ऐसी नहीं है, आप क्यों इस घर में जहर घोल रही हैं। उसकी बातों से नैना जी और भड़क गई। गुस्से से डांटते हुए बोली, तू चुप कर अरुण, औरतों के दुख से ज़्यादा समाज की इज्जत बड़ी होती है, और अगर तू ही इसकी ढाल बन गया तो लोग यही कहेंगे ना कि देवर भाभी में कुछ तो है। अरुण अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत था। माँ की ऐसी गिरी हुई बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोला, तो क्या करे माँ, उसे घर से निकाल दें। बिना एक पल गवाए नैना जी बोली, हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा, क्योंकि जहाँ एक बेगुनाह औरत का अपमान होता है वहाँ मेरा रहना मुश्किल है। नैना जी चुप रह गई। अरुण कमरे से निकल गया और सीमा चुपचाप दोनों की बातें सुन आंसू पी रही थी। सीमा की यही चुप्पी उसके लिए कोड़ बन गई। एक शाम गांव की पंचायत बैठी, मुद्दा सीमा का था। सीमा बेचारी चुपचाप नज़रें झुकाए सबके सामने खड़ी रही। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, एक विधवा जवान औरत और देवर एक ही घर में, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। इससे हमारी बहन बेटियों पर भी गंदा असर पड़ेगा, इसे गांव से निकालो। सबने उसका समर्थन भी किया। तभी अरुण खड़ा हुआ, अगर मेरी भाभी को गांव से निकाला गया तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उसकी बात सुन पंचायत में खुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने जहर उगला, तो क्या तू उससे शादी करेगा। अरुण सन्न रह गया। उसने सीमा की ओर देखा। सीमा ने रोते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं विधवा हूँ, लेकिन कुलटा नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन पहली बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। बिना कोई फैसला लिए पंचायत खत्म हो गई। उस रात सीमा ने सास के कमरे में जाकर कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब आपका सुहाग गया था तो क्या किसी ने आपको भी यूं ही घर से निकाल दिया था। सीमा की बात सुन नैना जी सन्न रह गई। सीमा ने आगे कहा, आपको तो लोगों ने सहारा दिया था, लेकिन मुझे सिर्फ शक मिला है। क्या मेरी गलती बस यही है कि मैं जवान हूँ। मैं सवाल नहीं कर रही माँ जी, मैं सिर्फ अपने लिए एक कोना मांग रही हूँ जहाँ मैं मर्यादा में इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। आपको पता है, मेरा मायका भी नहीं है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। एक बार मेरी जगह रहकर तो सोचिए। सीमा की बात सुन नैना जी ने उसे ध्यान से देखा। ऐसा लगे जैसे दुनिया भर का दर्द, तड़प और तकलीफ उसे घेरे हुए है। वह बेचारी मासूम सी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, खून के आंसू पीकर इस घर में रह रही है,
क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं है। शायद पहली बार नैना जी ने सीमा की तकलीफ़ को समझा, इसलिए उन्होंने सीमा को घर से बाहर नहीं निकाला और शांत हो गई। सीमा ने भी अपने आप को घर के कामों में डुबो लिया। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, और जो खाली समय बचता उसमें सिलाई कढ़ाई। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर लोगों को उसकी मेहनत नहीं, उसका विधवापन दिखता था। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे संचित ने बाजार में सीमा से बदतमीजी कर दी। क्या बात है भाभी जी, अकेली हो, जवान हो, अगर देवर कुछ नहीं करता तो हम हैं ना। उसकी आंखों में गंदगी थी। उसने सीमा की साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की। सीमा ने तुरंत ही एक जोर का तमाचा जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। संचित को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वह गरजते हुए बोला, अरे तू विधवा होकर इतनी आग दिखा रही है, तुझे तो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सीमा ने एक और जोर का थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, शाम को ठाकुर पंचायत बुला लाया। संचित ने सबके सामने झूठ बोला। सीमा ने खुद मुझे बुलाया था, बोली थी अकेलापन कटता नहीं है। मैंने मना किया तो मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ गांव वाले बोले, हमने तो खुद देखा सीमा को संचित से बात करते हुए। अब सब सीमा के खिलाफ खड़े हो गए। तो अरुण भी गुस्से में बोला, जिसने भी ये घटिया बात फैलाई है, जिसने मेरी भाभी की इज्जत पर उंगली उठाई है, वह मेरा सामना करे, फिर मैं बताता हूँ उसे। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, तो तू अपनी विधवा भाभी की रखवाली करेगा। किसी ने फिर तंज मारा। अरुण फट पड़ा, हाँ करूँगा, क्योंकि जब भाई मर जाता है तो देवर का भी फर्ज होता है कि वे अपनी भाभी की लाज रखे। ये रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, इज्जत से भी चलते हैं। बड़ी पंचायत में रोज़ रोज़ बेइज्जत होकर सीमा टूट गई थी। आज भी पंचायत बिना नतीजे के ख़त्म हो गई। रात को सीमा अकेले छत पर बैठी आंसू बहाते हुए खुद को कोस रही थी। मैं जिंदा ही क्यों हूँ, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते। तभी अरुण भी छत पर आया। भाभी आप रो रही हैं। अरुण, मैं थक चुकी हूँ। हर रोज़ मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं कैसी औरत हूँ। हर दिन लोग अपनी आंखों से मेरी इज्जत नापते हैं। सीमा का रोना देखकर अरुण भी दुखी हो गया। उसने कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, और अब तो माँ भी आपके साथ है। फिर ये गांव वाले क्या हैं, आज नहीं तो कल ये सब कुछ भूल ही जाएंगे। सब समय का खेल है भाभी, बस आप हिम्मत मत हारिए। पर कब तक अरुण, कब तक मैं लोगों के ताने सुनती रहूंगी। मेरे चक्कर में तुम भी तो पिस रहे हो ना। नैना जी दूर से ये सब देख रही थी। सीमा की बातें सुन उनका दिल भी पसीज गया। वह मन ही मन सोचने लगी, ये औरत गलत नहीं, फिर भी मैं इसे कोसती रही। कितना दुख झेल रही है बेचारी। नैना जी पहले जितना ही लोगों की बातें सुनकर सीमा से जलती थी, अब उतना ही सीमा को देखकर उनके अंदर ममता जाग उठी। सुबह उन्होंने सीमा के लिए चाय बनाई और कहा, ले बहू पी ले, मेरी तरफ से। सीमा हैरान थी, माँ जी आप? हाँ बहू, माफ़ कर दे, तू सच में बड़ी दिल वाली औरत है। समाज ने तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तू झुकी नहीं। सास की बातों से सीमा को सुकून मिला कि कम से कम इस घर के लोग तो उसे समझने लगे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ठाकुर और संचित की नज़रों में अभी भी सीमा खटक रही थी। सीमा ने संचित को तमाचा नहीं मारा था, बल्कि उसके घमंड को रौंदा था। ठाकुर और संचित के मन में बदले की आग जल रही थी। एक औरत ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, अब इसका ऐसा हाल करेंगे कि खुद को आईने में देखने से भी डर जाएगी। संचित ने गांव के ही एक नशेड़ी कालिया को बुलाया और बोला, सुनो, एक काम करना है, बहुत आसान है। रात को घर में घुसना है और सीमा को बदनाम करना है, बाकी काम पंचायत कर देगी। कालिया को शराब और पैसों का लालच देकर राजी कर लिया गया। रात को जब सीमा अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की की कुंडी तोड़कर कालिया अंदर घुसा। लेकिन सीमा की नींद हल्की थी। आहट सुनते ही वह जाग गई। कौन है? डरते हुए उसने टॉर्च जलाई तो कालिया उस पर झपटा। सीमा ने भी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पास में पड़ा डंडा खींचकर कालिया के सर पर दे मारा। कालिया के सर से खून बहने लगा तो वह डरकर भाग निकला। अगले दिन फिर पंचायत और सीमा का अपमान। सुबह सुबह ही ठाकुर ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सीमा के कमरे से एक आदमी को भागते हुए देखा गया है। अब पंचायत ही फैसला करेगी। पंचायत लगी। संचित बोला, ये विधवा अब गांव की बेटियों के लिए खतरा बन गई है।
रात को किसी के साथ पकड़ी गई। हमारे पास सबूत है, कालिया खुद बताएगा। कालिया लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, हाँ मैं वहाँ गया था, सीमा ने ही बुलाया था। कालिया की बातें सुन पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ये सुनकर अरुण का खून खौल गया। वह कालिया पर चिल्ला पड़ा, कालिया तुझे तेरे भगवान की कसम सच बोल, तेरे इस झूठ की वजह से एक अबला नारी बदनाम हो जाएगी। अरुण की बात सुन कालिया ने आंखें झुका ली। अरुण और तेज गरजते हुए बोला, क्या सीमा भाभी ने तुझे बुलाया था? सबके सामने बोल, वरना। अरुण का गुस्सा देखकर कालिया डर से कांपने लगा। नहीं, मुझे ठाकुर ने भेजा था, माफ कर दो। कालिया की बात सुन पूरी पंचायत सन्न रह गई। तभी अरुण भीड़ की ओर मुड़कर बोला, अब बताओ, क्या औरत होना गुनाह है? क्या विधवा होना अपराध है? सीमा भाभी ने उस आदमी को मारकर अपनी इज्जत बचाई थी, इसी का उसने बदला लिया है। और आप सबने क्या किया? उल्टा एक बेगुनाह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अरुण की बात सुन पूरी भीड़ की आंखें झुक गई। जब ठाकुर को लगा कि अब उसका पलड़ा हल्का हो गया है तो वह खड़ा होकर बोला, ये सब झूठ है, मैं क्यों भेजूंगा किसी को भला। तभी अरुण ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, यह रहा संचित और कालिया की बातचीत का रिकॉर्ड। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मैं भी उधर से गुजर रहा था, तभी मैंने ये वीडियो बना लिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, इसलिए सबूत पहले ही जुटा लिए थे। और हाँ, पुलिस कभी भी आ सकती है, क्योंकि मैंने पुलिस भी बुला ली है। थोड़ी देर बाद ठाकुर और संचित को पुलिस उठा ले गई। फिर खड़ी हुई नैना जी, पूरे पंचायत में गूंजते हुए बोली, बस बहुत हो गया मेरी बहू के साथ खिलवाड़। आइंदा से ना कोई पंचायत बैठेगी, ना मेरी बहू पर कोई उंगली उठेगी। किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात करेगा, क्योंकि सीमा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही आज की पंचायत में मेरा फैसला है, और ये मेरा फैसला अंतिम है। मेरी बहू, मेरा घर, मेरी इज्जत मैं देखूंगी, किसी को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सास की बात सुन सीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे, क्योंकि जाने कितनी बार पंचायत बैठी, जाने कितनी बार सीमा को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। आखिरकार पंचायत ने भी सीमा से माफ़ी मांगी और अब उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक मिल गया इस परंपराओं से भरे समाज में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।